दीनापुर नाम का खूबसूरत गांव एक छोटी सी नदी के किनारे था। उस गांव में सुमित्रा नाम की एक विधवा महिला अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। उसकी बेटियां काव्या और रिया दोनों बहुत सुंदर और समझदार थीं और माँ की हमेशा सहायता करती थीं। सुमित्रा हमेशा अपनी बेटियों की शादी की चिंता में रहती थी। सोच में मेरी बेटियां अब जवान हो गई हैं। अच्छे घर में उनकी शादी कैसे होगी? इतनी गरीबी में कोई रिश्ता भी नहीं आता। माँ, आप ठीक हो ना? क्या हुआ? आप फिर से क्या सोच रही हैं? इतनी परेशान क्यों दिख रही हैं? हाँ माँ, दीदी सही बोल रही हैं। तुम कुछ दिनों से ज्यादा ही परेशान दिख रही हो। तुम बहुत खोई खोई रहती हो। क्या बात है? कुछ नहीं बेटा, बस तुम दोनों के भविष्य के बारे में सोच रही थी। एक दिन सुमित्रा ने गांव की महिलाओं को बातें करते सुना कि गांव में एक बड़ा विवाह सम्मेलन आयोजित होने वाला है। ये सुनकर उसे बहुत आशा हुई और बोली, अरे वाह, शादी का सम्मेलन हो रहा है। मैं भी अपनी दोनों बेटियों की शादी इसी सम्मेलन में कर दूंगी। पहले मुखिया जी से बात करती हूँ। ये कहकर बूढ़ी औरत मुखिया के पास गई। मुखिया ने जब सुमित्रा को देखा तो कहा, अरे सुमित्रा, तुम यहाँ कैसे? कुछ काम था क्या? बड़ी जल्दी में लग रही हो। मुखिया जी प्रणाम। मैं आपसे कुछ जरूरी बात करने आई थी। सुना है कि गांव में इस बार शादी का बड़ा सम्मेलन होने वाला है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। पूरे इलाके में इसकी चर्चा हो रही है। गरीब परिवारों की मदद के लिए ही तो ये सम्मेलन रखा गया है। तुम बताओ, क्या तुम भी अपनी बेटियों की शादी इस सम्मेलन में कराना चाहती हो? मुखिया जी, दरअसल मैं यही चाहती हूँ कि मेरी दोनों बेटियों की शादी एक अच्छे घर में हो जाए। अकेली औरत हूँ, खुद से सब कर पाना मुश्किल है। सोचा था कि अगर ये सम्मेलन मदद कर दे तो मेरी बड़ी चिंता दूर हो जाएगी। अरे सुमित्रा, तुम्हारा सोचना बिल्कुल ठीक है। इस सम्मेलन में गरीबों की बेटियों की शादी बिना ज्यादा खर्चे के हो जाती है। बस तुम्हें 1100 रुपए जमा करने होंगे। बाकी सब इंतजाम गांव की समिति करेगी। पंडाल, खाना, बैंड बाजे, सब कुछ तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं आएगा। तो बहुत बड़ी मदद होगी मुखिया जी। लेकिन एक दिक्कत है। दरअसल मैंने अभी तक अपनी बेटियों के लिए वर नहीं ढूंढे हैं। यही सोच रही थी कि पहले सम्मेलन की तारीख तय हो जाए, फिर मैं वर की तलाश शुरू करूं। अरे सुमित्रा, बिना वर के शादी कैसे होगी भला? सम्मेलन तो तभी काम आएगा जब वर तैयार होंगे। वर ढूंढना तुम्हारा ही काम है। हम बस शादी के बाकी इंतजाम करते हैं। जी मुखिया जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अच्छे लड़के कहाँ ढूंढूं। गरीब होने की वजह से कोई जल्दी रिश्ता भी नहीं देता। सोचा था कि शायद सम्मेलन में ही कोई मदद हो जाएगी। देखो सुमित्रा, ज्यादा परेशान मत हो। अभी सम्मेलन में अधिक वक्त है। तुम कोशिश करो और अच्छे वर तलाश लो। रिश्ता जम जाने के बाद मुझे बता देना। पैसे जमा करने की चिंता मत करो। गांव वाले तुम्हारा साथ देंगे। ठीक है मुखिया जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। उम्मीद है कि जल्दी ही कोई अच्छा वर मिल जाएगा। हिम्मत रखो सुमित्रा, भगवान सबकी सुनता है। तुम्हारी बेटियों के लिए भी अच्छा वर जरूर मिलेगा। धन्यवाद मुखिया जी, आपने इतना सहारा दिया। अब मैं चलती हूँ। वर ढूंढने की कोशिश शुरू करनी होगी। हाँ, जाओ। और हाँ, किसी मदद की जरूरत हो तो सीधे मेरे पास आ जाना। ये सुनकर सुमित्रा वहां से लौट आई और वो लड़कों की तलाश में निकल गई। शाम होने आई पर अभी तक वो वापस नहीं आई। काव्या और रिया चिंतित हो गईं। रिया, देख तो सही, माँ अभी तक नहीं लौटी। वो तो सूरज ढलते ही हमेशा घर लौट आती हैं। ये तो पहली बार हो रहा है। हाँ दीदी, मैं भी सोच रही थी। सुबह जाते वक्त भी कुछ नहीं बोली। कम से कम बता तो दीदी कि कहाँ जा रही है। बस यही तो समझ नहीं आ रहा। माँ ऐसी तो नहीं है, वो कभी हमें अकेला छोड़कर नहीं जाती। दीदी, अगर उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? पागल मत बनो रिया, ऐसा मत सोचो। माँ बिल्कुल ठीक होंगी। शायद किसी काम में अटक गई होंगी। अच्छा, ऐसा करती हूँ, मैं जंगल की तरफ जाकर माँ को ढूंढ कर लाती हूँ। हो सकता है वो लकड़ियाँ लेने गई हों। नहीं रिया, तुम अकेली मत जाओ। अगर माँ लौट आई और हम दोनों घर पर नहीं हुई तो वो बहुत परेशान हो जाएंगी। ठीक है दीदी, तो फिर हम यहीं बैठकर उनका इंतजार करेंगे। दोनों घर के बाहर चौखट पर बैठकर माँ का इंतजार करने लगी। रात धीरे धीरे ढलती गई। हवाओं में ठंडक बढ़ती रही, लेकिन दोनों बहनें माँ के इंतजार में डटी रहीं। पूरी रात बीत गई पर सुमित्रा का कोई पता नहीं चला। हे भगवान, पता नहीं हमारी माँ कहाँ चली गई। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था।
कल रात भी नींद नहीं आई मुझे। दीदी, कहीं माँ हमसे परेशान होकर तो नहीं चली गई? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? माँ हमसे बहुत प्यार करती हैं, वो हमें यूं छोड़कर नहीं जा सकती। तो फिर वो कहाँ गई? बिना बताए क्यों चली गई? यही तो सोच सोचकर दिल घबराता है। हमें गांव में ढूंढना चाहिए, शायद किसी ने उन्हें देखा हो। फिर सुबह होने पर दोनों बहनें गांव में माँ को ढूंढने निकलीं, लेकिन सुमित्रा कहीं नहीं मिलती। रास्ते में उनकी मुलाकात एक पड़ोसी महिला से हुई। अरे बेटियों, तुम दोनों इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या हुआ? चाची, हमारी माँ कल सुबह से गायब है, बिना कुछ बताए चली गई। हमें समझ नहीं आ रहा वो कहाँ गई होंगी। क्या? सुमित्रा बहन तो कभी ऐसा नहीं करती। लेकिन रुको, हाँ, मुझे याद है, कल दोपहर मैंने उन्हें मुखिया के घर जाते हुए देखा था। सच में चाची? हाँ बेटा, बिल्कुल। मैंने सोचा था कि वो वहाँ किसी जरूरी काम से गई होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाची, आपने हमारी बड़ी मदद की। मुखिया जी। दोनों तुरंत मुखिया के घर पहुंचती हैं। अरे ओ बेटियों, तुम दोनों यहाँ क्यों आ गई? इतनी घबराई हुई लग रही हो, सब ठीक तो है ना? मुखिया जी, हम तो तभी से परेशान हैं, हमें अपनी माँ कहीं दिखाई ही नहीं दे रही। वो कल आपके घर आई थी क्या? हाँ हाँ, आई तो थी, कल सुबह ही आई थी। फिर कहाँ गई वो? घर भी नहीं लौटी। देखो बेटियों, वो यहाँ सम्मेलन शादी के लिए आई थी। कह रही थी कि तुम दोनों के लिए अच्छे वर की तलाश कर रही हैं। शादी की बात करने आई थी और फिर बिना बताए कहाँ चली गई? हे भगवान! हाँ, मैंने भी यही पूछा था कि लड़के कहाँ हैं, तो बोली कि अभी ठीक ठाक वर नहीं मिला, शायद वो यहीं से किसी और गांव चली गई हो अच्छे घर के लड़के ढूंढने के लिए। अरे बाप रे, माँ तो हमेशा हमारी शादी की चिंता में लगी रहती हैं, पर ऐसे बिना बताए चली गई, ये तो अजीब लग रहा है। ये माँ भी ना हमारी खुशी के लिए दिन रात दौड़ती रहती हैं। काश हमें पहले बता देती कि कहाँ जा रही हैं। तुम्हें तो लग रहा है कि माँ थक गई होंगी, पर फिर भी हमारे लिए अकेली भटक रही हैं। बेटियों, घबराओ मत, तुम्हारी माँ समझदार और हिम्मती औरत है। हो सकता है किसी जान पहचान वाले के घर रुक गई हो। तुम दोनों घर जाकर आराम करो, मैं गांव के कुछ लोगों को भेजता हूँ पता करने के लिए। तुम्हारी माँ जरूर मिल जाएंगी। ठीक है मुखिया जी, बस हमें जल्दी से उनकी खबर मिल जाए। हाँ, भगवान करे वो जहाँ भी हो ठीक हो। वो लोग वहां से घर आ गए। घर आकर उन्होंने देखा सुमित्रा घर पर आ चुकी है। सुमित्रा ने दोनों बेटियों से कहा, तुम लोग कहाँ गई थी? तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। माँ, अरे माँ, आप आ गई। आपको पता है हम दोनों कितने परेशान हो गए थे। आप बिना बताए कहाँ चली गई थी? कम से कम हमें बता तो देती, हम यूं ही घबराते नहीं। मैं तो तुम दोनों के लिए ही बाहर गई थी बेटा। सोचा था कि कोई अच्छे लड़के मिल जाएं तो शादी की बात आगे बढ़ाऊं, पर मुझे तो कहीं कोई ठीक ठाक लड़का मिला ही नहीं। सुना था गांव में शादी सम्मेलन हो रहा है, तो सोचा कि वहां तुम्हारा रिश्ता तय हो जाएगा। मैं चाहती थी कि अब तुम्हारी जिंदगी संभर जाए। अरे माँ, आप इतनी चिंता क्यों करती हैं? सब कुछ भगवान के हाथ में है। जब सही समय आएगा तो हमारी शादी भी हो जाएगी। हाँ माँ, बिल्कुल सही कह रही है रिया। आप इतना परेशान मत हुआ कीजिए, हमें कहीं भी जाने की जल्दी नहीं है। हम तो आपके बिना रह भी नहीं सकते। सुमित्रा दोनों बेटियों की बातें सुनकर हल्का सा मुस्कुराती है, लेकिन अंदर ही अंदर दुखी है। शादी सम्मेलन के दिन गांव में शादी सम्मेलन हुआ। सुमित्रा लोगों की शादी देखने लगी और अपने आप को कोसने लगी। देखो, सबके घर में खुशियां आ रही हैं। काश आज मैं भी अपनी बेटियों के लिए अच्छे लड़के ढूंढ पाती, तो शायद आज ये दोनों भी दुल्हन बनकर बैठी होती। भगवान, मैंने क्या कसूर किया कि मेरी बेटियों की किस्मत इतनी अधूरी रह गई। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। सुमित्रा परेशान रहने लगी। एक दिन, माँ, आप फिर से परेशान लग रही हैं। हम देख रही हैं कि आप इन दिनों बहुत चुप चुप रहती हैं। माँ, आप हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही हैं ना? हाँ माँ, आपको इतना परेशान देखकर अच्छा नहीं लगता। हमें बताइए क्या बात है। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, बस यूं ही तबीयत ठीक नहीं रहती इन दिनों, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। है कि आप इन दिनों बहुत चुप चुप रहती हैं। माँ, आप हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही हैं ना? अच्छा बहन, चल मैं जंगल जाकर लकड़ियाँ ले आती हूँ। घर की सारी लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं, वरना रात में खाना कैसे बनेगा? तब तक तुम यहीं रहकर माँ का ध्यान रखना। ठीक है दीदी, मैं माँ के पास ही रहती हूँ। अरे नहीं, तुम दोनों साथ में ही जाओ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तुम में से कोई अकेले जाए। आजकल जमाना ठीक नहीं है, बेटियों को अकेला बाहर भेजने में डर लगता है। पर माँ,
अगर हम दोनों चले जाएंगे तो आपका ध्यान कौन रखेगा? अरे मेरी चिंता मत करो, मैं तो घर में ही हूँ। तुम दोनों जाओ, जल्दी जाकर लकड़ियां ले आओ, तब तक मैं खाना बनाने की तैयारी कर देती हूँ। ये सुनकर वो दोनों बहनें जंगल की तरफ चली आईं। जंगल में आकर वो दोनों लकड़ियां काटने लगीं, क्योंकि आज उन लोगों का बहुत दिनों बाद जंगल आना हुआ था, क्योंकि सुमित्रा उन्हें आने नहीं दिया करती थी। अरे रिया, सोचो तो सही, हम लोग कितने दिन बाद इस जंगल के रास्ते आए हैं। बचपन में तो हम रोज यहीं खेला करते थे। पेड़ों की खुशबू, पत्तों की सरसराहट, सब कुछ कितना बदल गया है ना? हाँ दीदी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। सच कहूँ तो मैं तो इस जंगल के बहुत सारे हिस्से भूल ही गई हूँ। कभी कभी तो लगता है जैसे ये जंगल हमसे रूठ गया हो। याद है उस बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे हम कितनी देर तक झूला झूलते थे? अब तो वो भी ढूंढना पड़ेगा। चलो ना, थोड़ी देर के लिए अंदर घुमाते हैं। देखना चाहती हूँ कि अब ये जंगल कैसा दिखता है। पता नहीं माँ हमें दोबारा यहाँ आने देंगी या नहीं। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसा मत कहो। माँ घर पर अकेली बैठी हैं, उनका मन भी ठीक नहीं रहता। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि हम यहाँ इस तरह घूम रहे हैं। कहीं देर हो गई तो माँ परेशान हो जाएंगी। अरे डरने की कोई बात नहीं, मैं साथ हूँ ना। तुम देखना, हम जल्दी लौट आएंगे। चलो, जंगल हमें पुराने दोस्तों की तरह बुला रहा है। हाँ, लकड़ियों की तो जरूरत है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि कहीं हम फिर से ज्यादा अंदर न चले जाएं। ये सुनकर रिया उसके पीछे पीछे चली गई। दोनों जंगल में इधर उधर घूम रही थीं। तभी जंगल में घूमते घूमते उन्हें एक नदी दिखाई दी। अरे दीदी, जरा उधर देखो तो, यहाँ पर तो नदी बह रही है। कितना सुंदर नजारा है। चलो, हम दोनों थोड़ी देर यहाँ किनारे पर बैठकर आराम कर लेते हैं। पानी की ठंडी लहरें देखकर ही मन को शांति मिल रही है। हाँ हाँ रिया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे भी मैं तो काफी थक चुकी हूँ। पेड़ों के बीच से इतने लंबे रास्ते चलते हुए पैरों में दर्द होने लगा है। यहाँ की ठंडी हवा कितनी अच्छी लग रही है। लगता है जैसे सारी थकान मिट जाएगी। नदी तक पहुंचने के बाद वो दोनों थक गए थे। फिर रिया ने अपनी बड़ी बहन से कहा, अरे दीदी, जरा उधर देखो, वो सामने वहाँ पर तो कुछ घर बने हुए दिख रहे हैं। क्या घर? तुम मजाक तो नहीं कर रही रिया? यहाँ जंगल के बीच में घर कैसे हो सकते हैं? मैं तो हमेशा सोचती थी कि इस नदी के पार तो बस पेड़ पौधे ही हैं। नहीं दीदी, मैं मजाक नहीं कर रही। ध्यान से देखो, वहाँ तो सचमुच 2 घर बने हुए हैं। छोटे छोटे मगर साफ सुथरे दिख रहे हैं। ये तो बहुत अजीब है। पिछली बार जब हम आए थे तो वहाँ कुछ भी नहीं था। हाँ रिया, मुझे भी याद है कि यहाँ कभी कोई घर नहीं था। कहीं ये लोग जंगल में रहकर कुछ गलत काम तो नहीं करते होंगे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ से उठकर वापस चलते हैं। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसा भी हो सकता है कि कोई परिवार यहाँ रहने आ गया हो। चलो, हम लोग चलकर देखते हैं ना। शायद ये लोग हमें जानते हों, या शायद कोई नई बस्ती बसा ली हो। नहीं नहीं, मुझे इस तरह जाना सही नहीं लग रहा। तभी वहां एक युवक आया। उसका नाम आर्यन था। अरे बहनों, आप लोग यहाँ नदी किनारे क्या कर रही हैं? जंगल में कोई शोर नहीं आता। हम लोग गांव से आए हैं, जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने आए थे, लेकिन रास्ते में थक गए तो यहाँ थोड़ी देर बैठ गए। आप कौन हैं और यहाँ नदी के पास के ये घर किसके हैं? ओह, तो आप लोग गांव की हैं। मैं आर्यन हूँ। सामने जो आप लोग घर देख रही हैं, ये घर मेरा और मेरे भाई के हैं। हमने हाल ही में बनवाए हैं। सचमुच? आप लोग यहाँ रहने लगे हैं? ये जगह तो बिल्कुल सुनसान है। क्या आपको यहाँ डर नहीं लगता? शुरू में तो हाँ, थोड़ा डर लगता था, लेकिन अब आदत हो गई है। नदी का पानी, पेड़ों की छांव और शांति, हमें यहाँ सब कुछ पसंद आ गया। गांव की भीड़ भाड़ और शोरगुल से दूर यहाँ रहना हमें अच्छा लगता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ कोई रह सकता है। शायद अगली बार जब हम आए तो आपसे और बातें करेंगे। इसके बाद वे लोग वहां से चली गईं। कुछ दिनों बाद आर्यन और उसका भाई अभिषेक गांव में किसी काम से आए। सुमित्रा की नजर उन दोनों पर पड़ी तो वो बहुत ज्यादा खुश हुई। अरे वाह, ये नौजवान तो बड़े ही तेज तर्रार और सुंदर लग रहे हैं। चेहरे पर सच्चाई झलक रही है। काश मेरी दोनों बेटियों का विवाह ऐसे योग्य वरों से हो जाए तो मेरा भी जीवन सफल हो जाए। अरे सुनो, सुनो बेटे, जरा यहाँ आना। सुमित्रा मुस्कुराते हुए आर्यन को अपने पास बुलाती है। आर्यन उसके पास जाता है और बोलता है, जी माँ जी, कहिए, कोई काम था क्या? बेटा, पहले तो ये बताओ कि तुम दोनों यहाँ किस काम से आए हो, और हाँ, शादी ब्याह हो चुका है कि अभी तक कुंवारे ही हो?
अरे नहीं नहीं माँ जी, अभी तो हमारी शादी नहीं हुई। हम तो अभी अपने काम धंधे की तलाश में गांव-गांव घूम रहे हैं। ओह, क्या शादी नहीं हुई? ये तो मेरे लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल मेरी 2 बेटियां हैं। दोनों ही पढ़ी लिखी, सुसंस्कारी और देखने में भी बहुत सुंदर हैं। मैं चाहती हूँ कि उनका घर अच्छे हाथों में जाए। ओह, तो आप चाहती हैं कि हम आपकी बेटियों से शादी करें? हाँ बेटा, अगर तुम्हें और तुम्हारे भाई को कोई आपत्ति ना हो तो मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे परिवार का हिस्सा बनो। इतने में अभिषेक वहां आ जाता है और दोनों की बातें सुन लेता है। अरे माँ जी, आप किसी अनजाने से यूं ही अपनी बेटियों की शादी करने का सोचना कैसे शुरू कर सकती हैं? बेटा, इसमें अनजाना क्या है? इंसान का दिल और नीयत साफ हो तो वो अजनबी नहीं रहता। तुम दोनों अपने बारे में बताओ, मैं भी अपना और अपनी बेटियों का परिचय देती हूँ। माँ जी, हम दोनों व्यापारी हैं, कई जगहों की यात्रा करते हैं, घर परिवार अच्छे हैं, लेकिन अभी तक बस अपने काम में व्यस्त रहे, इसलिए शादी के बारे में कभी सोचा नहीं। तो बस बेटा, यही तो चाहिए था मुझे। मेरी बेटियां भी घर संभालने में निपुण हैं, पढ़ी लिखी हैं और सबसे बड़ी बात ये कि वे बुजुर्गों की इज्जत करना जानती हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम दोनों उन्हें देखकर इनकार नहीं कर पाओगे। माँ जी, बात तो आपकी बहुत प्यारी है, पर इतना बड़ा फैसला जल्दबाजी में लेना ठीक नहीं होता। पहले हमें आपके परिवार से मिलना चाहिए। हाँ बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम दोनों उनसे मिलो, फिर तुम लोग खुद ही देख लेना कि मेरा विश्वास यूं ही नहीं है। उसी समय काव्या और रिया वहां आ गई। अरे, ये तो मुझे जंगल में मिले थे। अरे, आप यहाँ पर? अरे लो, हो गई पहचान। अब बताओ, तुम मेरी बेटियों से विवाह करोगे ना? ये सुनकर काव्या काफी हैरान हुई और बोली, क्या आप क्या कह रही हैं माँ? हम इस तरह इन लोगों से शादी किस प्रकार कर लें? अरे, क्यों नहीं कर सकती हो? ये लोग बहुत ही अच्छे हैं। तुम मेरे लिए शादी कर लो ना। वैसे भी मेरा कुछ नहीं पता बेटा, मैं कब मर जाऊं। बस मरने से पहले मैं तुम दोनों की शादी देखना चाहती हूँ। माँ की जिद के आगे दोनों बहनों को झुकना पड़ा। उनकी शादी हो गई, काव्या की अभिषेक से और रिया की आर्यन से, और वे लोग उन दोनों को लेकर जंगल के बने घर में आ गए। जब उन्होंने घरों को देखा तो थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि घरों में सारी सुविधा थी, पर ये लोग इस तरह जंगल में क्यों रहे, उन्हें कुछ नहीं पता था। दोनों का घर आमने सामने था और रिया ने कहा, क्या हम लोग जान सकते हैं कि आप असल में कौन हैं? दरअसल माँ ने इतनी जल्दी जल्दी में हमारी शादी कर दी कि हमें आपके बारे में ठीक से जानने का वक्त ही नहीं मिला। हम बस यही चाहते हैं कि हमें अपने जीवन साथी के बारे में थोड़ा और पता चले। बिल्कुल, क्यों नहीं। पहले आप लोग अंदर चलिए, बाहर खड़े खड़े तो ठीक से बात भी नहीं हो पाएगी। घर के भीतर चलकर मैं आपको अपने बारे में सब कुछ विस्तार से बताता हूँ। ये सुनकर रिया ने अपनी बहन की तरफ देखा, जिस पर काव्या ने इशारा किया और वे लोग घर के अंदर आ गए। अब आप हमें बताइए, आप कौन हैं? आपकी जिंदगी के बारे में जानने की हमें सच्ची उत्सुकता है। मैं बस एक साधारण मजदूर हूँ। अलग अलग जगहों पर मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता हूँ। हमारे पास कभी अपना घर नहीं था, इसलिए मजबूरी में हमने जंगल के किनारे ही एक झोपड़ी बना ली और वहीं रहने लगे। मेरे साथ मेरा भाई भी है, हम दोनों ही एक दूसरे के सहारे हैं। अच्छा, तो आप दोनों सगे भाई हैं। फिर आप लोग अलग अलग घरों में क्यों रहते हैं? देखिए, हम दोनों ने बहुत संघर्ष किया है। हमें हमेशा लगता था कि अगर एक की परेशानियां दूसरे पर हावी हो जाएंगी तो जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हमने सोच लिया कि अलग अलग रहना ही बेहतर होगा, ताकि हम एक दूसरे पर बोझ ना बने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच दूरी है, हम एक दूसरे का हमेशा साथ देते हैं। ये सुनकर रिया काफी हैरान हुई और उसने कुछ नहीं कहा। वहीं दूसरी तरफ काव्या भी काफी परेशान थी। ये सुनकर काव्या ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अभिषेक एकदम सही कह रहा था। आप लोग परेशान मत होइए, इस घर में आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। मैं कोशिश करूंगा कि आपको किसी चीज की कमी महसूस ना हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल हम पहली बार किसी बिल्कुल अनजान जगह और अनजान लोगों के बीच हैं, बस उसी वजह से थोड़ा अजीब लग रहा है, वरना कोई शिकायत नहीं है। अब हम लोग अनजान कहाँ रहे, अब तो हम पति पत्नी में। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, आप बस अपने मन से डर निकाल दीजिए। सुमित्रा ने उन दोनों की शादी कर दी। अचानक हुई शादी से वो दोनों थोड़ी परेशान थीं। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और अब वो लोग अपने पति के साथ आराम से रहने लगी थीं, जिन्हें देखकर वो दोनों भी काफी खुश थीं।
वैसे मानना पड़ेगा, ये दोनों बहनें बहुत ही होशियार हैं। हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो। भले ही हमारी शादी इनसे हालातों के चलते हुई हो, पर सच कहूं तो किस्मत ने हमें बेहतरीन साथी दिए हैं। हाँ, उनकी समझदारी और साहस ने कई बार हमारी मदद की है, वरना शायद हम आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। वहीं दूसरी ओर एक विशाल और शाही महल के भीतर राजा रुद्र प्रताप अपने सिंहासन पर बैठा बेहद चिंतित और परेशान नजर आ रहा था। उसके माथे पर बल थे और आंखों में अपने पुत्रों की चिंता थी। आखिर ये क्या हो रहा है? 6 महीने बीत गए, पर मेरे पुत्रों का कोई अता पता नहीं। न मंत्री कुछ कर पाए, न सेनापति। ऐसा लगता है मानो ये सब बस दिखावा कर रहे हो। क्या मेरे बेटे धरती के किसी कोने में नहीं है कि इन्हें कुछ पता ही नहीं लग रहा? तभी वहां पर सेनापति आया और बोला, हमें उनका कोई सुराग नहीं मिला। हमने जंगलों, पहाड़ों, गांवों, हर जगह तलाश की, पर वो कहीं भी नहीं मिले। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम लोग ढूंढ ही नहीं रहे हो। अगर वाकई कोशिश करते तो अब तक कुछ न कुछ पता चल ही जाता। मेरे पुत्र किसी गहरे गड्ढे में तो नहीं गिर गए होंगे कि उन्हें कोई देख ही ना पाए। क्यों चले गए मेरे बच्चे? नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। हमने अपनी जान जोखिम में डालकर भी हर कोने में तलाश की। घने जंगलों में रातें गुजारी, नदियां पार की, पर उनका कोई निशान नहीं मिला, जैसे वो अचानक इस राज्य से कहीं दूर खो गए हों। क्यों चले गए मेरे बच्चे बिना बताए? क्या उन्हें अपने पिता पर इतना भी भरोसा नहीं रहा? महाराज, मेरी एक राय है। शायद हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वो खुद लौटकर इस महल में आ जाएं। क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसा क्या करूं मैं कि वो लोग स्वेच्छा से लौट आएं? महाराज, आप ही उनके पिता हैं। वे आपसे बेहद प्यार करते हैं। भले ही किसी कारणवश उन्होंने महल छोड़ा हो, पर आपके बुलाने पर वो लौटकर आ सकते हैं। आपको बस उनके दिल को छू लेने वाली कोई पहल करनी होगी। शायद कोई ऐलान, कोई संदेश जो सीधे उनके दिल तक पहुंचे। तुम ठीक कहते हो। शायद मुझसे ही कोई चूक हो गई है। अगर मैं उन्हें पुकारूं अपने पिता होने के नाते, तो वे लौट आएंगे। मुझे सोचना होगा कि कैसे उन्हें वापस बुलाया जाए। यह सुनकर राजा सोच में पड़ गया। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों बहनें जंगल में आराम से रह रही थीं। एक दूसरे का बहुत ध्यान रखती थीं, कभी भी किसी को कोई दिक्कत ना हो। एक दिन रिया लकड़ी काट रही थी, तभी अचानक उसका हाथ कुल्हाड़ी से कट गया। अरे अरे रिया, संभल कर, तेरे हाथ से तो खून निकल रहा है। तभी वहां पर चंदन आ गया और उसने कहा, कुछ नहीं, लकड़ी काट रही थी और गलती से कुल्हाड़ी हाथ पर लग गई। दीदी। आर्यन उसे घर ले गया और उसका घाव पट्टी से बांधा। ये सब देखकर काव्या बहुत खुश हुई और उसने अपने आप से कहा, माँ ने भले ही हम लोगों की शादी किसी भी तरह की हो, पर ये लोग हमारे लिए बिल्कुल ठीक हैं। धीरे धीरे समय के साथ अब वो लोग काफी खुश थे। जंगल में उनका बसेरा हो चुका था। उन्हें अब जंगल के बारे में अच्छी तरह जानकारी थी। और एक दिन जब काव्या नदी से पानी भरने गई तो उसे वहां एक बेहोश आदमी मिला। वो राजा रुद्र प्रताप थे, जो अपने पुत्रों को खोजते खोजते वहां पहुंच गए थे। उन्हें बेहोश पड़ा देख काव्या चौंक गई। ये कौन है और यहाँ बेहोश क्यों पड़े हैं? उसने जल्दी से राजा को होश में लाया और अपने घर ले आई। वहीं दूसरी तरफ आर्यन और अभिषेक किसी काम से गांव गए थे। दीदी, ये कौन है? पता नहीं, ये मुझे नदी के किनारे बेहोश मिले। आप कौन हैं और यहाँ कैसे आए? आप हमें देखकर इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? मैं राजा रुद्र प्रताप हूँ। इस जंगल में अपने पुत्रों को ढूंढने आया हूँ। मेरे पुत्र महल से चले गए हैं और अब मुझे उन्हें खोजने में बहुत कठिनाई हो रही है। मुझे डर है कि कहीं उन्हें कोई आपके संकट तो पुत्र? नहीं। लेकिन वे इतनी दूर क्यों चले गए होंगे? क्या कोई वजह है जिसके लिए वो घर से गए? ये तो मुझे भी समझ नहीं आया। मैंने उन्हें समझाया, उन्हें बुलाया, पर वे मेरी बातों को नहीं सुनते। शायद उन्हें किसी साहसिक कार्य या किसी कारण से बाहर जाना पड़ा। जो भी हो, उन्हें ढूंढना ये अब तो मेरा बहुत ही दुखद कर्तव्य की है। बात है, लेकिन इस जंगल में आपको किसी तरह की मदद चाहिए तो आप निश्चिंत रहिए। हम लोग यहीं रहते हैं। ये हमारा घर और हमारा ससुराल है। आप आराम से यहाँ रुक सकते हैं। क्या आप कह रही हैं कि आपका ससुराल इस जंगल में है? हम लोग यहीं रहते हैं और आराम से अपना समय बिताते हैं। और आपके पति? उन्हें मैं अभी नहीं देख रहा। क्या वे अभी घर पर नहीं है? नहीं, वो अभी गांव गए हैं कुछ काम से। और आप चिंता न करें, आप आराम से यहाँ रुक सकते हैं। अच्छा, ये जानकर अच्छा लगा। सच में आपका आतिथ्य और मदद सराहनीय है। आप लोगों ने मेरी चिंता को थोड़ी बहुत कम किया है।
इसके लिए मैं आपका आभार। ये तो हमारा फर्ज था। अगर हम आपकी मदद कर पाए तो हमें खुशी है। ये लो कुछ स्वर्ण मुद्राएं, इसे आप अपने घर में रखिए और याद रखिए कि आपने मेरे लिए बहुत बड़ी मदद राजा की ने है। काव्या की मदद से प्रभावित होकर उसे कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी और धीरे धीरे वहां से चले गए। शाम को जब आर्यन लौटा तो रिया ने उसे स्वर्ण मुद्राएं दिखाईं। स्वर्ण मुद्राओं को देखकर आर्यन थोड़ा हैरान हुआ और बोला। इस पर रिया ने आर्यन को सारी बात बताई, जिसे सुनकर आर्यन ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? तुम्हें इस तरह किसी अनजान इंसान से बात नहीं करनी चाहिए। किसी अजनबी से चीज लेना भी बिल्कुल सही नहीं है। समझ रही हो, कभी कभी छोटी सी बात भी बड़ी मुसीबत बन सकती है। पर आर्यन वो तो राजा थे, क्या फर्क पड़ता है अगर उन्होंने कुछ पूछा या दिया। फिर भी मैंने मना कर दिया ना। आर्यन की बात सुनकर रिया थोड़ी हैरान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब ये बात अभिषेक को पता लगी तो वो भी काफी परेशान हुआ। अभिषेक की बातें सुनकर आर्यन भी सोच में पड़ गया। इसका मतलब वो यहाँ पर आ ही गए। हमें जिस बात का डर था वही हुआ है। आप चिंता मत कीजिए भाई, हमें कुछ नहीं होगा। हम लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया है। हाँ, ये तो पता है। फिर भी हम लोग वहां से जिस तरह आए हैं उस हिसाब से तो हमने बहुत ही गलत काम किया है। वहीं उन दोनों की बातें काव्या ने सुन ली, जिसे सुनकर वो थोड़ी हैरान हुई। आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया है जिस वजह से ये इतना परेशान हो रहे हैं। मुझे दीदी से इस बारे में बात करनी चाहिए। और ये कहकर उसने रिया को सारी बात बताई। रिया भी थोड़ी हैरान हुई और उसने कहा। पर आखिर ये लोग हमसे छिपा क्या रहे हैं? हाँ, यही तो हमने पता करना है कि आखिर ये लोग छुपा क्या रहे हैं। वे दोनों बातें कर ही रही थीं कि तभी वहां सुमित्रा आ गई। सुमित्रा को देखकर वो दोनों बहुत खुश हुईं। अरे माँ, आप यहाँ पर? मैंने सोचा तुम लोगों से मिल लूं, क्योंकि मुझे तुम्हारी बड़ी याद आ रही थी। अब तुम लोग तो मुझसे मिलने भी नहीं आती हो, क्या मुझसे गुस्सा हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है माँ। आपको तो पता ही है हम लोग यहाँ पर अकेले रहते हैं। हाँ, पता है। क्या तुम लोग यहाँ पर खुश तो हो ना? हाँ, हम लोग यहाँ पर बहुत खुश हैं। पता है, गांव में एक राजा आया था। वो अपने पुत्रों को ढूंढ रहा था। हाँ, वो तो हमें भी मिले थे। पता नहीं उनके पुत्र कहाँ चले गए हैं। बताओ, ऐसे भी राजकुमार होते हैं जो अपने पिता को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। राजा कह रहे थे कि अब बस वो कुछ ही दिन जीवित रहेंगे। क्या? पर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? सुना जा रहा है उन्हें कोई गंभीर बीमारी है। ये सुनकर आर्यन, जो पास में खड़ा चुपचाप सब सुन रहा था, बहुत परेशान हो गया। जब उसे ये पता लगा तो वो काफी ज्यादा परेशान हुआ। तभी सुमित्रा ने आर्यन को देख लिया और कहा। अरे बेटा, तुम यहाँ पर? हाँ, मुझे पता लगा आप आई हैं, इसलिए आपसे मिलने आ गया। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे नहीं, कैसी दिक्कत। मुझे तो बड़ी खुशी है कि तुम मेरी बेटी को अच्छी तरह रख रहे हो। ये लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ फल लाई हूँ। अरे इसकी क्या जरूरत थी माँ? इसके बाद सुमित्रा ने उन्हें कुछ फल दिए, पर आर्यन थोड़ा परेशान लग रहा था, जिसे देखकर रिया भी थोड़ी हैरान हुई। और इसके बाद सुमित्रा वहां से चली गई। सुमित्रा के जाने के बाद रिया ने काव्या से कहा। मुझे ऐसा लग रहा है ये लोग कुछ बड़ी बात छुपा रहे हैं। हमें पता लगाना चाहिए। हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा, पर हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं उन्हें पता नहीं लग जाए। आर्यन नदी के किनारे अभिषेक के पास आया और रोते हुए बोला। भैया, पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अब बस वो कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। ये सुनकर अभिषेक भी काफी ज्यादा परेशान हो गया। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अभी मैंने सुमित्रा चाची के मुंह से ये सब सुना है। वो बता रही थी कि पिताजी हम लोगों को ढूंढ रहे हैं। तो इसका मतलब अब हमें महल चलना चाहिए। वहीं रिया और काव्या दोनों ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली, जिससे उन्हें समझ नहीं आया कि वही दोनों राजकुमार हैं। और अभिषेक ने कहा। ठीक है, पर हम उन दोनों को क्या जवाब देंगे? हाँ भैया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पिताजी को कुछ भी हो जाए। उन्हें किसी ना किसी दिन असलियत पता लग ही जाएगी, इसलिए हमें उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए। इसके बाद जैसे ही वे घर जाने को मुड़े, उन्हें काव्या और रिया मिल गईं। उन्हें देखकर वो दोनों काफी हैरान हुए। तब अभिषेक ने उन दोनों से कहा। अरे, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? हमें आप लोगों पर पहले से ही शक हो गया था। आप हमसे कुछ न कुछ छुपा रहे थे। हाँ, बिल्कुल। हमें पता है, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। हाँ, तुम्हारा अधिकार था ये सब जानने का। तो फिर आपने हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई और आप इस तरह अपने पिताजी को छोड़कर क्यों आ चले? क्योंकि हमें साधारण जिंदगी जीनी थी। हमें महलों वाली जिंदगी अच्छी नहीं लगती थी। इसी वजह से हम राजपाट छोड़कर चले आए। पर ये तो अच्छा नहीं है। अब आपके पिताजी कितने परेशान हैं, आपको पता है ना, उन्हें गंभीर बीमारी है।
हाँ हाँ, मुझे पता है, और इसलिए कल सुबह हम लोग महल जा रहे हैं। तुम लोग बहुत ही अच्छे हो, हमें तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगा, और हमें एक अच्छा जीवन साथी भी मिल गया है। हमें जिसकी तलाश थी, हमारी तलाश पूरी हुई। हाँ हाँ भैया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब हम लोग महल आराम से जा सकते हैं। अगली सुबह वो लोग महल के लिए निकल गए। और कुछ ही समय में महल पहुंच गए। जब राजा को ये बात पता लगी तो वो काफी ज्यादा खुश हुआ और उसने उन दोनों का धूमधाम से स्वागत कराया, जिसे देखकर वो दोनों काफी हैरान हुए। अरे, तुम दोनों तो वही हो जो मुझे जंगल में मिली थी। हाँ हाँ महाराज, हम वही हैं, पर हमें नहीं पता था कि ये आपके पुत्र हैं। ये सब सुनकर राजा काफी ज्यादा खुश हुआ। हाँ, कोई बात नहीं, तुम दोनों बहुत ही अच्छी हो। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए जो हम आपको छोड़कर चले गए थे। वैसे तुम्हें माफी तो नहीं मिलनी चाहिए, पर तुम लोग मेरे लिए बहुएं लाए हो, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। ये सुनकर काव्या काफी ज्यादा हैरान हुई, क्योंकि विक्रम का असली नाम अभिषेक प्रताप सिंह और आर्यन का असली नाम आर्य प्रताप सिंह था। पिताजी, ये आपको क्या हो गया है? ये सब कैसे हुआ? हमें पता नहीं था हमारे जाने के बाद आपको इतनी गंभीर बीमारी हो जाएगी। अरे, किसने कहा मुझे बीमारी है? मैं तो अभी 100 साल तक और जीऊंगा। आपने ही तो ये घोषणा करवाई थी कि आपकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और आप कुछ दिनों बाद मर जाएंगे। अरे, ये सब तो मुझे करना पड़ा, वरना क्या तुम दोनों मुझे मिल रहे थे? क्या? इसका मतलब आपने हमें वापस बुलाने के लिए ये सब किया था? और क्या, सेनापति ने मुझे यही उपाय दिया, क्योंकि इस तरह से तुम कहीं नहीं मिले। मैं काफी परेशान हुआ, तभी मुझे यही उपाय समझ आया और इसीलिए मैंने झूठी अफवाह पर पिताजी, फैलाई। आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और मैं चाहता हूं कि तुम लोग राज संभालो। इस तरह से राज्य से भागना अच्छा नहीं है, और वैसे भी तुम दोनों का विवाह भी हो गया है। क्या तुम अपनी पत्नियों को राज सुख नहीं दोगे जो उनके नसीब में है? ये सुनकर उन दोनों ने अपनी पत्नियों की तरफ देखा। ठीक है पिताजी, आज से हम लोग वही करेंगे जो आप कहेंगे। ये सुनकर राजा काफी ज्यादा खुश हुआ और उसने सेनापति से कहा, सेनापति, मानना पड़ेगा, तुम बड़े होशियार हो और इसलिए मैं तुम्हें इनाम देता हूं। महाराज, उसकी क्या जरूरत है? मैं तो आपका अपना ही हूँ महाराज। अरे तो क्या हुआ, तुम्हारी वजह से मेरे दोनों पुत्र वापस महल आ गए हैं। आज मुझे बड़ी खुशी है, इसलिए आज से राज्य में उत्सव ये होगा। सुनकर सेनापति भी काफी खुश हुआ। इसके बाद राजा ने राज्य में घोषणा कर दी कि आज से 7 दिन तक लगातार उत्सव मनाया जाएगा। इसके बाद राजा ने धूमधाम से उन लोगों की शादी फिर की। वहीं सुमित्रा को जब ये बात पता लगी कि उनकी बेटियां अब रानियां बन गई हैं, तो सुमित्रा बहुत ज्यादा खुश हुई और अब वे सभी खुशी और आनंद से रहने लगे। इस कहानी की सीख, परिवार और प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। सच्ची खुशी अपनों के लौट आने और मिलकर रहने में है, न कि धन संपत्ति या राजपाट में। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा।